नमस्कार, स्वागत है आपका। यह है धाकड़ एक्सक्लूसिव यानी खबर जो कहीं नहीं, और मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत इस वक्त एक बेहद अहम खबर के साथ, जहां पेगासस लॉबी को एक्सपोज कर दिया गया। पेगासस लॉबी का एक झूठ सामने आ चुका है। पेगासस को लेकर जितने झूठ बोले गए वो एक एक करके सामने आ रहा है। पाखंड जो था, वो आरोप लगाने वालों का जांच में अब सहयोग सामने नहीं आता। अब तक के जितने आरोप लगे उनमें से सिर्फ 2 कथित जासूसी के जो पीड़ित हैं वो अभी तक सामने आए। हालांकि चिट्ठी लिखकर डेटा की सुरक्षा का इसमें आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो लोग पेगासस के द्वारा जासूसी का आरोप लगातार सरकार के ऊपर लगाते आ रहे थे, वो आरोप की सत्यता जांचने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी गठित की गई उसकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे सिर्फ 2 कथित जासूसी के आरोपी, माफ कीजिएगा, कथित जासूसी के ऐसे पीड़ित हैं जिन्होंने अब तक अपना फोन जमा किया है। बाकी लोगों ने कोई सहायता नहीं की। और टाइम्स नाउ नवभारत का ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसके विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक खबर सामने है कि जिन जिन लोगों ने सरकार के ऊपर पेगासस के माध्यम से जासूसी का आरोप लगाया, उनमें से कोई व्यक्ति अभी ऐसा नहीं है जो कि अब जांच में आगे सहयोग करता है। उसके मुख्य बिंदु क्या है, ये एक एक करके आपको बताते हैं कि पेगासस जासूसी को लेकर के हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक क्या जानकारी फिलहाल सामने मिल रही है। बड़े सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खुलासा यह कि सिर्फ 2 से 3 डिवाइस अभी तक जमा किए गए हैं। अक्टूबर 2021 जब से आरोप लगना शुरू हुआ था, सबसे सिर्फ 2 से 3 लोग सामने आए। कुछ लोगों को अपना निजी डेटा साझा करने को लेकर के दिक्कत है। ये दिक्कत साझा करते हुए दलील दे रहे कि निजी डेटा साझा नहीं किया जाएगा। चिट्ठियों के माध्यम से वो लोग डेटा की सुरक्षा का उनको आश्वासन दिया गया। कहा गया कि आपके सामने डेटा कॉपी किया जाएगा, उसके बाद डिवाइस को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी डिजिटल कंटेंट कॉपी करके डिवाइस वापस करने के आश्वासन के बावजूद भी वो तमाम लोग जो कि अक्टूबर 2021 से सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे, वो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं दे रहे। कुछ लोग गैर जरूरी प्रोटोकॉल चाहते हैं और उन्हीं की वजह से जांच में व्यवधान भी पैदा हो रहा है। आपको खूब याद होगा, संसद के गलियारों में यह मुद्दा खूब घुमाया गया था। आपको याद होगा कि मौजूदा केंद्र सरकार के ऊपर लोगों की जासूसी के आरोप लगाते हुए संसद सत्र को बाधित कर दिया गया था। लेकिन अब लगभग 1 साल बाद, पौने साल बाद हालात क्या है आपको दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि अभी तक क्यों विपक्ष का जो दावा था जासूसी का, उसमें शामिल लोग क्यों नहीं आ रहे। टाइम्स नाउ नवभारत ने स्नूप गेट लॉबी के पाखंड को एक्सपोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 उच्च सूत्रों ने, जो कि जांच कमेटी के सूत्र हैं, उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं के द्वारा ये इनसाइड स्टोरी टाइम्स नाउ नवभारत ने एक्सेस की है। और ये इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं। अब तक सिर्फ 2 ऐसे डिवाइस हैं जो कि फॉरेंसिक जांच के लिए जमा किए गए। अब सवाल कई हैं। सवाल यह भी है कि जो लोग लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि पेगासस के माध्यम से उनका फोन हैक किया जा रहा है, फोन टैप किया जा रहा है, बड़े बड़े राजनेता उसमें शामिल थे, तो क्यों नहीं? अब जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित कर दी है, वो कमेटी जांच करना चाहती है, तो क्यों नहीं फिर जांच में सहयोग किया जा रहा? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब लोग भी जानना चाहेंगे। एक एक करके इस खुलासे की और परतें हम खोलेंगे और एक एक करके बताएंगे क्या क्या आरोप रहे, कौन कौन से राजनेता ऐसे आरोप लगाते थे और अब उन राजनेताओं के क्या हाल है। 2 चेहरे आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, दोनों ने आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने अपना फोन दिखाया और यह भी कहा कि उनका जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका भी फोन टैप किया जा रहा है, उनकी निजता का भी हनन है। राहुल गांधी ने तमाम बड़े लोगों के नाम लिए थे और उसके बाद राहुल गांधी से अगर यह पूछा जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी जांच की बात करती है तो फिर जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा? ये सवाल वो हैं जिनके जवाब जानने, जिनके जवाब लेने बेहद जरूरी। तो पेगासस लॉबी का ये पाखंड एक्सपोज कर दिया गया और एक एक करके इसी इन्वेस्टिगेशन के, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के विश्वसनीय सूत्रों से टाइम्स नाउ नवभारत ने जानकारी एक्सेस की है, वो एक एक करके आपको बताते हैं। आपको बखूबी याद होगा दर्शकों कि पेगासस के मुद्दे पर देश की संसद को ठप कर दिया गया था। सरकार पर कई आरोप लगाए गए कि बड़े बड़े लोगों के मोबाइल फोन में सरकार घुसी हुई है। इन बड़े लोगों में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता कथित तौर पर उस वक्त शामिल थे। तो ये सवाल यही कि आरोप लगाने वाले नेता
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच कमेटी से दूर क्यों भाग रहे हैं? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टाइम्स नाउ नवभारत ने दो ऐसे कथित जासूसी कांड के पीड़ितों से बात की। दो में से सिर्फ एक व्यक्ति ने जांच के लिए अपना मोबाइल फोन जमा किया और राहुल गांधी के साथ साथ कुछ और लोगों पर जांच में शामिल नहीं होने का तीखा हमला किया, जबकि दूसरा जासूसी कांड पीड़ित जांच में सहयोग के लिए शर्तें रख रहा है। Actually, I'll tell you, December 5, I got an email from the Supreme Court Pegasus panel saying that my name was mentioned in the media reports of a target of the Pegasus. So Supreme Court Probe Committee requests you to submit your phone for forensic, and they said that forensic, this is our copying, we will take out the entire printout, entire digital copying, forensic copying of your phone. Are you ready? And are you ready for depose also? So my reply was, I will fully cooperate with this committee. हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने खुद ये आरोप लगाया था कि उनके फोन की जासूसी की जा रही है, जबकि एक सार्वजनिक सभा में ममता बनर्जी ने भी अपना फोन दिखाया और कहा कि वो केंद्र सरकार की जासूसी से अपना फोन बचा रही है। केंद्र सरकार पर सीधा सीधा जासूसी का आरोप लगाने के बावजूद इनमें से किसी भी राजनेता ने अपना फोन फॉरेंसिक जांच के लिए जमा नहीं किया। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं, ये उस पर आक्रमण है। Instead of giving money to the poor, you are spending lots of money for spygiri, spying, beating, killing, and talking too much, doing nothing. Now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा खुल लेता है, हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। राहुल गांधी ने जुलाई 2021 में फोन टैपिंग का दावा किया। जनवरी 2022 में भी राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों की जासूसी के लिए केंद्र सरकार ने पेगासस की डील की। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों, विपक्ष, सेना और न्यायपालिका की जासूसी की गई। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने जुलाई 2021 में आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर और सौगत राय के फोन हैक किए गए। अगस्त 2021 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पेगासस देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच के बाद जासूसी और निगरानी बंद होनी चाहिए। केंद्र सरकार कथित पेगासस जासूसी कांड में कई और राजनेताओं के निशाने पर रही, लेकिन किसी भी राजनेता ने आगे बढ़कर जांच में सहयोग की बात नहीं कही, चाहे वो खुद राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, शशि थरूर हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए पेगासस लॉबी से कुछ बड़े सवाल लाजमी हैं। जासूसी का आरोप लगाने वाले फॉरेंसिक जांच में शामिल क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की, जांच कमेटी को सहयोग क्यों नहीं? जासूसी साबित नहीं होने पर जासूसी के दावेदारों को किस बात का डर है? संसद को ठप करने, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद विपक्ष जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा? क्या यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच पैनल ने चिट्ठी लिखकर उनके निजी डेटा की सुरक्षा का आश्वासन दिया? कथित जासूसी पीड़ित फोन को जमा करने की अव्यवहारिक मांग से जांच को कमजोर करना चाहते हैं। अगर कथित जासूसी कांड की सच्चाई छिपी रही तो पेगासस लॉबी को ज्यादा राजनीतिक लाभ मिलेगा। केंद्र पर जासूसी का आरोप लगाने के बाद क्या पेगासस लॉबी सुप्रीम कोर्ट के पैनल की जांच पर संदेह कर रही है? केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष के तमाम आरोपों के बाद कुछ सवाल केंद्र सरकार से भी पूछे जाने जरूरी है। पीड़ित को निजी जानकारी सार्वजनिक होने का डर है क्योंकि जासूसी का आरोप सरकार पर है। क्या यह सच नहीं कि एक फ्रांसीसी सरकारी एजेंसी का दावा है कि पेगासस
जासूसी के पुख्ता सबूत हैं। सवाल विपक्षी हो या कथित जासूसी पीड़ितों के, सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का गठन किया। और अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की फोन टैपिंग और जासूसी पर सभी जवाब जानने हैं तो सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं, जांच कमेटी को सहयोग भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस पूरी कहानी की एक बुनियादी चीज जानना दर्शकों के लिए जरूरी है। दर्शकों याद रखिए कि पिछले साल 2021 के बीच में राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पेगासस के माध्यम से उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। मामला बढ़ा, संसद तक ठप रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी गठित की। स्पेशल कमेटी की कोशिश की भाई जिन लोगों के फोन टैप होने का शक जिन लोगों को है अपने फोन जमा करें, हम लोग इस बात की जांच करेंगे। लेकिन सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं अभी तक कथित तौर पर जिन्होंने फोन अपने दिए हैं। राजनेता उस सूची से कहीं दूर है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणेश कुमार रॉय हमारे साथ हैं इस वक्त लाइव न्यूज रूम से, और नीलाशीष चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव। सबसे पहले प्रणेश, मैं समीकरण आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं लोगों का प्रतिनिधि हूं, मैं लोगों की राय सामने रखता हूं, लोगों के हक की बात करता हूं, तो अब खामोश क्यों है? अब फोन अपना देते क्यों नहीं लोगों के हक सामने लाने के लिए? देखिए अनंत, इस देश में एक ऐसा ट्रेंड अब निकल के आया है कि एक हंगामा लॉबी सामने दिखाई देती है। हफ्ते और दर हफ्ते कुछ लोग आते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे कश्मीर में हर फ्राइडे ऐसा समा था कि वो आते थे, पत्थरबाज पत्थर लेते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे मारते थे और भाग जाते थे। राहुल गांधी ने सड़क से लेके संसद तक ये कहा कि जासूसी हुई, मेरे फोन में भी हुई, फोन दिखा के कहा उन्होंने, मेरे फोन को टैप किया गया। टीएमसी के नेताओं ने कहा, सौगता रॉय ने कहा कि टीएमसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका फोन और प्रशांत किशोर का फोन टैप किया गया, और भी जो अन्य पार्टियां हैं उनके नेताओं ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब हंगामे के बाद अक्टूबर में ये कहा कि ये देखिए हम आप जांच करेंगे। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, जांच कीजिए आप। लेकिन अब जो खबर हमारे पास आ रही है, सूत्रों ने टाइम्स नाउ नवभारत को ये कंफर्म कर दिया है, इनसाइड स्टोरी, कि सुप्रीम कोर्ट पैनल के लिखने के बाद, उसके बाद भी अभी तक सिर्फ 2 ही लोग, क्या आप विश्वास कर सकते हैं अनंत, सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक अपना फोन दिया है। और एक बात मैं और साफ कर दूं, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं। ये जो पैनल है, टेक्निकल पैनल, इन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आपको अपना फोन यहां छोड़ना नहीं है, आप अपना फोन लाइए। अगर आपको लगता है कि आपके फोन में जासूसी हुई, आपके साथ जासूसी हुई, फोन के साथ आइए, हम एक कॉपी बनाएंगे आपके सामने, आपके जो भी प्राइवेट डेटा है, फोटोज हैं, वो आप सब मिटा लीजिए और उसके बाद फोन हाथों हाथ लेके चले जाइए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक सिर्फ 2 लोग आए हैं। इसीलिए सवाल यह है कि क्या था वो हंगामा, और अगर जासूसी हुई तो अब ये क्यों पीछे भाग रहे हैं, घबराहट के किस बात की है? बिल्कुल, जो पारदर्शिता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर लोगों के मन में संदेह था, उसके लिए जो प्रणव ने बताया, ये साफ किया गया कमेटी की तरफ से कि आपको फोन यहां छोड़ना नहीं है, आप फोन लेकर आइए। आपको अगर ये शक आपको है कि आपकी निजी जानकारी साझा कर ली जाएगी, तो आपके सामने ही वो जानकारी की डिजिटल कॉपी बनाई जाएगी और फोन वापस कर दिया जाएगा। लेकिन नीलाशीष बताइए जरा कि ये फिर इस जांच से बचने की कोशिश क्यों की जा रही है? यानी जो आरोप लगाए गए वो हवाई थे, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई थी, जिसकी अब अगर कसौटी पर उसको कसा जा रहा है तो अब तमाम नेता भागते हुए नजर आ रहे हैं, कोई जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। जी, यही सबसे बड़ा सवाल है अनंत। जैसा प्रणेश भी कह रहे थे, ये हम अपनी दर्शकों को याद दिला दें कि जब ये पूरा मामला बढ़ा था तब करीबन 11 याचिकाएं दर्ज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और याचिकाकर्ताओं की खुद की मांग ये थी कि एक कमेटी बिठाई जाए। चलिए, कमेटी बिठाई गई अक्टूबर में 2021 के, और उस कमेटी ने फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया करीब 300 से 350 लोगों को कि आप आइए, हमारा सहयोग कीजिए, इस तरह से हम पैनल में एक फोरेंसिक जांच करेंगे, फोन लाना पड़ेगा आपको। उसमें से केवल 2 लोग, 350 में से केवल 2 लोगों ने अपना फोन जमा किया, और उसके बाद अगर उससे ज्यादा माने तो ज्यादा से ज्यादा 30 लोग
इस बात में पैनल से एटलीस्ट बात कर रहे हैं। तो करीब करीब 300 और लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं दिया। तो यही सवाल उठता है कि जो याचिकाकर्ता भी थे, उन्होंने उनके कहने पे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये पैनल बनाया था, और उसी पैनल के सामने जाने में याचिकाकर्ताओं को भी हम को संदेह हो रहा है, कोई सहयोग नहीं जा रहा। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि कहां पे इनका विश्वास है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए पैनल पे अपने याचिका में आप अगर सहयोग नहीं देंगे तो उससे बड़ा बिल्कुल निराश सवाल और ये क्या ही खड़ा सीधा करेंगे? सपाट सवाल है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई बहुत बड़ी इक्वेशन समीकरण नहीं है। ये सीधा सवाल ये कि भाई जो आरोप आपने लगाए कि केंद्र सरकार जासूसी करवा रही है, उसी की जांच अगर हो रही है, आप ही के लगाए हुए आरोपों की जांच हो रही है, तो फिर उससे परहेज कैसा है? लेकिन प्रणेश, दर्शकों को यह भी समझाइए कि जो एक्सक्लूसिव जानकारी टाइम्स नाउ के पास पहुंची है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहा, पीछे के तथ्य क्या है? देखिए, जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने ये कंफर्म किया टाइम्स नाउ नवभारत को, और दर्शकों के लिए जानना ये जरूरी है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों ने संसद के सत्र को डिसरप्ट कर दिया, संसद में हंगामा किया, सड़क पे उन्होंने जुलूस निकाले, धरने प्रदर्शन किए और ये कहा कि सच सामने आना चाहिए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के बाद एक कमेटी बना दी। उस कमेटी ने जब लिखना शुरू किया, और हमारे जो सूत्र है उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है अनंत जी, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है टाइम्स नाउ नवभारत को कि जब उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू की उन तथाकथित जासूसी पीड़ित लोगों को, तो वो अब सामने आने से हिचकिचा रहे हैं। किस बात का डर है? क्या उनको लगता है कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी? बिल्कुल, वो लगा रहे थे जासूसी का आरोप जी, लेकिन अब उनको ये डर है कि अगर फोन में कुछ है नहीं, पेगासस है नहीं, और हमने कह दिया तो अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लोगों के सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रणेश, इस बात का शायद लोगों को एतराज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, प्रणेश और निराशीष, आप दोनों का तो जुड़ने के लिए। सवाल राहुल गांधी और ममता बनर्जी तमाम सरी तमाम नेताओं से कि जब झूठ का झूठ और सच को सामने लाने की बात हो रही है, तो फिर जांच से परहेज क्यों हो रहा है? अब सीधा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश का चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव की नॉमिनेशन के ठीक बाद बीजेपी की तरफ से एक ट्रंप कार्ड चला गया, और ट्रंप कार्ड ही केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को उतार दिया गया। एसपी बघेल ने आज करहल से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया गया। यानी अब मैनपुरी की करहल सीट, जिसको कि अपना तुरुप का इक्का समाजवादी पार्टी अभी तक मान रही थी, ये कहा जा रहा था कि 1993 से लेकर के अभी तक लगातार समाजवादी पार्टी का वर्चस्व यहां कायम रहा, सिवाय 2002 को छोड़कर के। तो उसी करहल सीट पर अखिलेश यादव, जो कि पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसी सुरक्षित सीट से अपना भाग्य आजमाएंगे। यहां की जो जातीय समीकरण है वो बहुत दिलचस्प है। यहां पर लगभग 38% यादव मतदाता है, मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में यहां पर है। एक जो अवधारणा है कि एमवाई समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी चुनावों को साधती है, तो उस समीकरण का भी बेहतर फायदा समाजवादी पार्टी को यहां मिल सकता है। लेकिन एसपी सिंह बघेल के मैदान में उतरने के बाद करहल के आसपास की जो 5 से 6 और विधानसभाएं हैं, वहां सीधा असर पड़ने की संभावना है। और इसी चुनावी गणित के चलते एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार बनाया। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जिस वक्त अखिलेश यादव करहल में अपना नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे थे, उससे पहले की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, जहां पर कि एक हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद वो वहां पहुंचे। अब जो करहल का द्वंद्व है वो इन दो लोगों के बीच है, अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल। सबसे सेफ सीट करहल है, समाजवादी पार्टी का अभी तक गढ़ माना जाता है। करहल को 2002 को छोड़कर के 1993 से अभी तक लगातार समाजवादी पार्टी वहां से रही। तीनों चुनावों में सपा का लगातार कब्जा रहा है, जैसा कि आपको लगातार बता भी रहे। 2002 इकलौता चुनाव ऐसा कि जिसमें समाजवादी पार्टी का कब्जा वहां पर नहीं हो पाया और बीजेपी की तरफ से यह सीट जीती गई थी। अभी कुछ देर बाद आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो परंपरागत हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना करके अपनी गुलाबी रंग की बस में बैठ करके अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचे। लेकिन उससे पहले आपको अखिलेश यादव के समीकरण बता देते हैं कि अखिलेश यादव के बेहतर समीकरण करहल से क्यों बने हैं और क्यों अखिलेश यादव के लिए करहल सीट को चुना गया। इंटर कॉलेज से जो पढ़ाई की वहां पर मुलायम सिंह यादव ने, उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ेगा। जो मैनपुरी से सांसद भी हैं, उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ेगा। और साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल की समीकरण क्या है,
यह भी आपको बताएंगे। लेकिन जातीय समीकरण क्या है? कुल वोटर्स करहल में 3,71,000 हैं। इनमें से भी अगर आप प्रतिशत निकालें जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत तो करीब करीब 38% करहल में यादव मतदाता हैं, जो कि बड़ी प्रतिशत है। आमतौर पर आप देखिए, जब विधानसभा चुनाव का नतीजा भी आता है उत्तर प्रदेश में, 2017 का चुनाव इकलौता ऐसा चुनाव था जहां पर 40% से पार जाकर के सरकार बनी है, वरना आमतौर पर 28 से 32% के चुनाव प्रतिशत के बीच में, वोट प्रतिशत के बीच में सरकार बनती रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चलते। करहल सीट पर जो 38% का यादव मतदाता, वो एक बड़ा रोल निभाने वाला है अखिलेश यादव के इसी नॉमिनेशन को लेकर के। क्षत्रिय वोटर जो हैं वहां पर, वो दूसरे नंबर पर है, और उसके अलावा बाकी जाति फिर शुरू होती हैं। अखिलेश यादव का रिपोर्ट कार्ड आपको बताएं तो 2000 में पहली बार सांसद बने। अब तक 3 बार सांसद अखिलेश यादव रह चुके हैं। जैसा कि आपको बताया कि यह पहली दफा है जब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब तक 3 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस वक्त वो मुख्यमंत्री रहे उस वक्त आरोप यह लगा कि 2012 से 2016 के आखिर तक उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री रहते थे। विरोधियों की तरफ से यह बात गिनाई जाती थी, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, रामगोपाल यादव और 5वें नंबर पर अखिलेश यादव। आखिरी 6 महीनों में अखिलेश यादव ने पूरा परिवर्तन किया। परिवार का द्वंद्व बीच में आया, लेकिन उस द्वंद्व के बाद पार्टी जरूर टूटी, लेकिन अखिलेश यादव की एक सकारात्मक इमेज लोगों के बीच में पहुंची। कम से कम यह इमेज पहुंची कि अभी तक जो कहा जाता था कि बाकी लोगों के दबाव में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा अखिलेश यादव का, दबाव अब नहीं। लेकिन एसपी सिंह बघेल के बारे में भी जानना बहुत दिलचस्प है। सियासत में आने से पहले सब इंस्पेक्टर थे उत्तर प्रदेश पुलिस में एसपी सिंह बघेल। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त उनको पीएसओ बनाया गया मुलायम सिंह यादव का। नजदीकियां बढ़ती रही और उसके बाद लगभग 10 साल बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव के कहने पर एसपी सिंह बघेल को चुनाव लड़वाया गया विधानसभा का 1998 में। 1998 में जीत दर्ज की, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद उनकी जो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं थी वो बदलती गई। समाजवादी पार्टी से पहली बार सांसद बने, लेकिन बीएसपी का साथ भी निभाया। उसके बाद बीजेपी में भी आए, बीजेपी में सरकार में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद केंद्र सरकार में भी पहुंचे एसपी सिंह बघेल। ये मोटा मोटा डेटा है इन दोनों लोगों का, जो कि करहल विधानसभा सीट से आमने सामने इस वक्त होने जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है वो बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त। कुंदन, करहल का जो चुनावी समीकरण है कि वोटर कितने हैं, जातीय प्रतिशत कितने हैं, कौन कितनी बार वहां से विधायकी जीता, ये तमाम चीजें तो साफ है, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जनता का मूड सपा के तरफ ही है और शायद यही वजह है कि उन्होंने उस सीट का चुनाव किया है। आप 3 दशक की बात कर ले, आप लगातार वहां से सपा जीती है। जो सोवर्ण सिंह यादव जो मौजूदा वहां के विधायक हैं, वो 2002 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे जरूर जीते थे, लेकिन 6 महीने के भीतर ही वो सपा के तरफ चले गए। लेकिन सवाल दिलचस्प ये है कि आखिर ट्रम्प कार्ड के तौर पे एसपी बघेल को क्यों खेला गया? एसपी बघेल के कई मायने हैं। ये बात सही है कि करहल पे अगर वो चुनाव लड़ते हैं अखिलेश यादव, और चूंकि वो उनका गढ़ है, मैनपुरी, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, ये तमाम आगरा कमिश्नरी के तमाम जिलों में सपा का अच्छा खासा प्रभाव है। उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं, या तो वो सांसद हैं या उनके परिजन सांसद हैं, बताइए पूरे इलाके की बात कर ले। लेकिन अगर आप जब एसपी बघेल की बात करते हैं तो एसपी बघेल मौजूदा आगरा से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। इससे पहले टुंडला से 2017 में वो विधायक बने थे और इसके बाद राज्य सरकार में मंत्री थे। आखिर उनको क्यों लड़ाया गया? एसपी सिंह बघेल वो चेहरा है जो अखिलेश यादव के खिलाफ 2009 में बसपा के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़े थे। बाद में 2012 में चुनाव जब हुए थे तब डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। 2014 में फिरोजाबाद से अक्षय यादव जो रामगोपाल गोपाल के बेटे हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़े। तो बीजेपी को एक चेहरे की तलाश थी जो कि उनके खिलाफ लगातार। संक्षेप में समझना चाहूंगा मैं, कहा जा रहा है कि एसपी बघेल के वहां पहुंचने के बाद जो आसपास की कुछ और विधानसभाएं हैं वहां पर असर पड़ सकता है, ऐसा है क्या? एसपी बघेल के वहां पहुंचने के बाद आसपास की विधानसभाओं में भी असर पड़ेगा करहल के अलावा? बीजेपी को फायदा देगा आने वाले समय में। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
शायद कुंदन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस हाँ, कोशिश बिल्कुल, करेंगे सवाल कुंदन के दोहराएं। साथ जुड़ने की हम लोग, और कुंदन से जानेंगे कि करल के आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उनका गणित क्या है। एक छोटी सी बेहतर तस्वीर आपको दिखाने वाले, वो तस्वीर जो बताएगी कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हैं लेकिन दिनों में तलाम नहीं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आज भी सर्वप्रथम माना जाता है, बड़ों की इज्जत करना आज भी सर्वप्रथम माना जाता है। संसद से आती हुई तस्वीरें आप देखिए। जिस वक्त मुलायम सिंह यादव सपा के संरक्षण सीढ़ियों से उतर रहे थे, बीजेपी के नेता और मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वहां मौजूद थे, जो मुलायम सिंह यादव का एक हाथ पकड़ के सीढ़ियों से उनको नीचे उतार कर ले आए। स्मृति ईरानी वहीं पर मौजूद थी और जैसे ही स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव को देखा, वो उनके पास पहुंची, उनके पैर छुए और पैर छू करके मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। अब इन चीजों को आप तुलनात्मक तरीके से देखिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी चुनावी प्रतिद्वंदी हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के ऊपर जमकर आलोचना की जा रही हैं, निशाने साधे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और चेहरा आप देखिए जो कि भावना का और साथ ही साथ संस्कारों का प्रतिबिंब, यह तस्वीर है। स्मृति ईरानी जैसे ही पहुंची मुलायम सिंह यादव के पास, मुलायम सिंह यादव को उन्होंने देखा, उनके पास पहुंचती हैं, बेझिझक उनके पैर छूते हैं और मुलायम सिंह यादव उनको आशीष देते हैं। यानी चुनाव बिल्कुल है लेकिन तनाव नहीं है, प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है लेकिन संस्कार अपनी जगह है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। कई दफा सवाल उठाए जाते हैं कि राजनीति में आदर्शों को दरकिनार कर दिया जाता है। कई दफा राजनीतिज्ञों के ऊपर यह तोहमत लगती है कि जब आप राजनीतिक मंच पर पहुंच जाते हैं या ऐसे जगह पर, किसी भी जगह जहां कम से कम चुनाव के वक्त में आपका प्रतिद्वंदी आपके सामने हो, तो आप तमाम मर्यादाएं भूल जाते हैं। लेकिन उन तमाम आरोपों को झुठलाती हुई ये तस्वीरें, आप ये तस्वीरें देखिए कि मुलायम सिंह यादव जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, मुख्तार अब्बास नकवी उनके पास पहुंचते हैं, उनका हाथ पकड़कर ससम्मान उनको सीढ़ियों से नीचे लेकर के आते हैं। स्मृति ईरानी उससे पहले वहां पहुंची, मुलायम सिंह यादव के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया, उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लिया। ये राजनीति की उजली तस्वीरें हैं, ये उस परिपाटी को दोहराती हैं, ये उस परिपाटी को फिर स्थापित करती हैं, पुनर्स्थापित करती हैं, जिस परिपाटी के लिए भारतीय सभ्यता को जाना जाता है। आदर्शों की सभ्यता, संस्कार से युक्त सभ्यता, ये वो तस्वीरें, ये दोनों तस्वीरें जहां पर कि मुलायम सिंह यादव के नीचे उतरते हुए मुख्तार अब्बास नकवी सीढ़ियों पर उनका हाथ थामे हुए, उनको कोहनी से पकड़े हुए दूसरे हाथ से उनको नीचे लेकर के आते हैं, और जहां स्मृति ईरानी मुलायम सिंह यादव को सामने देखते हुए बगैर ये सोचे, कोई सेकंड थॉट दिमाग में आए कि उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी से राजनीतिक द्वंद्व है जिस पार्टी के मुलायम सिंह यादव संरक्षक हैं, ये दरकिनार करते हुए एक बुजुर्ग के आशीर्वाद लेने के लिए वो वहां पहुंची, ससम्मान उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लेकिन तस्वीरों के बीच संसद से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों एक दूसरे को देख तो रहे हैं लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत दूर दूर तक नहीं हुई है। लोकसभा की सीढ़ियों पर ये दोनों नेता अलग अलग छोर पर खड़े नजर आए, लेकिन दोनों इस तस्वीर में शायद एक दूसरे को देख रहे हैं। यही चर्चाएं इस वक्त हैं कि देख जरूर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। आप देखिए जो पहली तस्वीर है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी बात करने की पहल नहीं की। यह आप कह सकते हैं कि 2019 में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ठनी, स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की, वो शायद अभी 2022 तक जारी है। राहुल गांधी जहां कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ खड़े नजर आए, तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ दिखाई पड़ी। और ये दोनों तस्वीरें आज लोगों के जहन में हैं, लोगों के सामने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई दोनों तस्वीरें आपको दिखाई, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी के करल से नामांकन भरा। करल सीट समाजवादी पार्टी के गठन से उसका गढ़ रही है। 3 दशक से पार्टी का इसी सीट पर कब्जा रहा है। ऐसे में करल सीट सपाई दबदबे के साथ जातीय समीकरणों के लिहाज से भी अखिलेश यादव के लिए एकदम मुफीद नजर आती है। यहां के कुल मतदाताओं के लगभग 38% यादव हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है करल सीट।
नामांकन के लिए अखिलेश यादव सैफई से सीधे मैनपुरी के जिला मुख्यालय पहुंचे। अखिलेश यादव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर के अपना नामांकन दाखिल किया और पहली तस्वीर उसी की है जब अखिलेश यादव पहुंचे थे अपने परंपरागत जो हनुमान मंदिर सैफई में है वहां पर पूजा अर्चना करके अपने समर्थकों के साथ सीधा करहल पहुंचे और वहां पर अपना नामांकन दाखिल किया अखिलेश यादव ने। चुनावी मौसम इस वक्त है तो उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब की हर तस्वीर आपको दिखाने हमारे लिए बहुत जरूरी। पंजाब में आज कई वीवीआईपीज ने नॉमिनेशन किया। सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, तमाम लोगों ने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन के बाद सबने जीत के अपने अपने दावे किए। मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से अलग बादौड़ सीट से भी नॉमिनेशन कर चुके हैं और ये कहा गया कि वो हार के डर से डरे हैं। लेकिन हार का डर क्यों है और ये कौन कह रहा है कि 2 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चमकौर साहिब से हारने वाले हैं? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अंदरूनी कला और अपनों की बगावत से पंजाब की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भदौड़ विधानसभा सीट से नामांकन भरा। मेरी बेनती यह है कि मैं एक मिशन लेके मालवे दे विच आया। मिशन ये है कि यह एरिया बहुत बड़ा, कई जिले डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हुए है। भावें कैप्टन साहब भी रहे, बादल साहब भी रहे, लेकिन इत्थे डिवेलपमेंट नहीं हुई, एरिया पिछड़िया होया। मैं इस एरिए नूं पूरे नूं उपर चुकना है। मैं सदामा बन के आया, मालवे वाले कृष्ण बन के सामण गए ते असीं बड़ी भारी जीत पूरे मालवे चों लवांगे। भदौड़ के अलावा सीएम चन्नी चमकौर साहिब से भी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या हार के डर से सीएम चन्नी 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं? अब जरा समझिए कि चन्नी को भदौड़ से मैदान में क्यों उतारा गया है। चन्नी को भदौड़ से उम्मीदवार बना के उतारने के पीछे का मकसद मालवा के दलित वोट को साधना है। दरअसल मालवा क्षेत्र में भदौड़ विधानसभा आता है। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में 69 विधानसभा सीटें हैं। ये भी माना जा रहा है कि अगर इस क्षेत्र में पार्टी बढ़त बना लेती है तो दोबारा सत्ता तक पहुंचना कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा। पहली बार कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला अर्बन से नामांकन दाखिल किया। पटियाला अर्बन विधानसभा सीट पर कैप्टन का प्रभाव है। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 52,407 वोटों से हराया था। नामांकन दाखिल करने के बाद कैप्टन अपने चित परिचित अंदाज में सिद्धू पर जमकर बरसे। आज लिखा लो तो कि सिद्धू का बुरा हाल बढ़ने होता। नवजोत सिंह सिद्धू आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप वहां से, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ कि उसको उसका मांझा चैलेंज कर रहे हैं कि आप भी वहां से इलेक्शन लड़े। मैं क्यों लड़ूं? कोई और हमारा लड़का कोई जाके लड़ेगा, मैं जाके काम खा उठे। अब देखना होगा कि कांग्रेस से अलग होकर लड़ रहे कैप्टन के खाते में जीत आती है या हार। पंजाब की अमृतसर ईस्ट की सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती देते हुए विक्रम मजीठिया ने अमृतसर ईस्ट से नामांकन भरा। 2017 के विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट सीट से शानदार जीत दर्ज की थी। विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे। आज वो राजनीतिक दुश्मन हैं। दुश्मनी ऐसी कि दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है, जिसने अमृतसर ईस्ट विधानसभा को हॉट सीट बना दिया। बिसात भिज चुकी है, मैदान सज चुका है, दिग्गज सियासी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जनता किसका साथ देती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अगर चर्चा है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं तो चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू के चुनाव की ही भी है। हालांकि अंदरूनी खबरें यह भी मिल रही हैं कि पार्टी के कई नेता पंजाब में खुद ये चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना विधानसभा चुनाव हार जाएं, लेकिन लोकतंत्र में होता वही है जिसको जनता चुनती है। लेकिन अमृतसर सीट जहां से विधायक हैं वो वहां के लोग क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हम सीधे पहुंचे अमृतसर ईस्ट की सीट की ग्राउंड कवरेज करने के लिए, ताकि पता चले कि वहां के लोग नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के क्या सोच रहे हैं, विकास का क्या खाका वहां खींचा गया है, विकास की कौन सी तस्वीर वहां लगाई गई। ये रिपोर्ट आप देखिए।
नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब की राजनीति का वो नाम जिसकी गुगली कई बार अपनी ही टीम के खिलाड़ियों पर भारी पड़ जाती है। नवजोत सिंह सिद्धू का सपना है पंजाब का मुख्यमंत्री बनना, जिसके लिए वो एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। पंजाब मॉडल की दुहाई देते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन क्या कभी नवजोत सिंह सिद्धू ने मुदगिल गांव की ये तस्वीर देखी है? आप में से तो बहुत से लोगों ने मुदगिल गांव के बारे में शायद सुना होगा, लेकिन खुद इस इलाके के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू इसे भूल चुके हैं। मुदगिल गांव अमृतसर ईस्ट की विधानसभा के अंदर आता है। साल 2012 में बीजेपी की नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस की समरप्रीत कौर को 7,000 से कुछ ज्यादा ही वोट से हराया, लेकिन 2017 में कांग्रेस ने सिद्धू को यहां से चुनाव लड़वाया और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 43,000 वोट से हराया। यानी अमृतसर ईस्ट विधानसभा के लोगों ने सिद्धू को खूब प्यार दिया। लेकिन सिद्धू ने इस इलाके के लोगों के साथ विश्वासघात किया। यह हम नहीं, अमृतसर ईस्ट से आने वाले मुदगिल गांव के लोगों का कहना है। और साथ ही इस गांव की तस्वीरें भी इस बात की गवाह हैं कि कैसे सिद्धू ने गांव को पराया कर दिया। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको किसी कबाड़ खाने की शायद लगें, लेकिन असल में ये मुदगिल गांव का एक अस्पताल है। सिद्धू पर जिम्मेदारी थी इस अस्पताल को ठीक से चलाने की, लेकिन उन्हें तो बस मुख्यमंत्री के ख्वाब सजाने आते हैं। इस अस्पताल और उसकी सेहत से उन्हें क्या लेना देना? आपको लग रहा होगा कि मैं स्टोर रूम में खड़ा हूं, क्योंकि आप जब ये कूड़ा करकट और कचरा देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल वैसा लग रहा होगा। नहीं, ये स्टोर रूम नहीं है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है मुद्दल का। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पंजाब मॉडल की बात करते हैं। देखिए इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालत, मैं आपको इन दीवारों की हालत दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से पानी की वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और कुछ जगह पे तो दीवारें टूट भी चुकी हैं और दरवाजे तक बाहर आ गए हैं। यहां पे डॉक्टर के बैठने के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं थी, पेशेंट्स के लिए तो है ही नहीं सुविधा। यानी कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आना कोरोना काल में मतलब है कि अपने आप को इन्फेक्शन लगा के जाना, आपको इन्फेक्शन हो सकती है और भी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव नवजोत सिंह सिद्धू को क्या फिक्र, क्योंकि बातें करने में अगर उन्हें कहें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन ऑरेटरी स्किल काफ़ी नहीं होती, फॉल्स प्रोमिसेस काफ़ी नहीं होती। अगर आपने लोगों से वादा किया है तो लोगों के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। अब देखिए कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। ये दरवाज़ों की हालत देखिए, गेट टूटा हुआ अंदर पड़ा है, ये दरवाजे टूटे हुए हैं, ये अंदर पड़े हुए हैं। अब जब इलेक्शन सर पे आ रही है, थोड़ा बहुत काम कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को बताया जाए कि हम कुछ कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां देश के अलग अलग राज्यों में युद्ध स्तर पर अस्पताल बनाए गए, लोगों की जान बचाने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं सिद्धू साहब ने इस अस्पताल को छोड़ दिया। अब आपको इस गांव की सड़कें दिखाते हैं। सिद्धू बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पंजाब के मॉडल की दुहाई देते हैं, पंजाब मॉडल के दम पर सीएम बनने का सपना भी देखते हैं, लेकिन इस इलाके की सड़कें सिद्धू के मॉडल की पोल खोलने के लिए काफी हैं। इस परिवार में शादी थी, बेटी की बारात आनी थी, सड़क टूटी थी। जब सिद्धू ने इनकी नहीं सुनी तो इस परिवार ने खुद अपने ही पैसों से सड़क की थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई। यहां से मुद्दल का इलाका शुरू होता है, ये अमृतसर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है और आप देख सकते हैं सड़कों की हालत यहाँ पे, चाहे मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, इनकी चाल डाल से आपको समझ आ जाएगा कि सड़कों की क्या हालत है। किसी को भी इस गांव में आना हो यानी कि उसकी अंतड़ियां दर्द हो सकती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर बात करते हैं पंजाब मॉडल की, तो कोई उनसे सवाल करे कि क्या ये विकास का मॉडल है जो उन्होंने पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोगों को दिया। लगातार यहाँ के लोग उन्हें वोट देते आए, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया, क्योंकि उन्होंने कहा था उन्हें कि डेवलपमेंट होगी, सब कुछ मिलेगा। कितने नाराज है आप नवजोत सिद्धू से? बहुत नाराज हैं। क्या वजह क्या है नाराजगी? वजह हमारे हल्के का कोई उन्होंने काम नहीं किया। देख लीजिए आप, गलियां देख लीजिए, सीवरेज देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव का। ये सड़कें जो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, ऐसी नहीं है, पहले की 15 साल हो गया ऐसे ही हाल है। वादे तो बहुत किए थे, बहुत वादे तो बहुत करते हैं। आप घूम नहीं सकते थे इधर, अच्छा पैदल नहीं चल सकते थे। अच्छा, आज आपकी बेटी की शादी हमने अपने सड़क पर मिट्टी डाली है, ईंटें अपना वो भट्ठे से लेकर आए हैं, केरी लेके आए हैं। काम करवाना तो छोड़िए, नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव जीतने के बाद इस इलाके के लोगों को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। इस बार
इस गांव के लोगों ने भी मन बना लिया कि सिद्धू जब वोट मांगने आएंगे तो उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। क्या इस बार जब वो वोट के लिए आएंगे आप वोट देंगे उन्हें? जवाब पूछांगे उनको। जवाब पूछेंगे उनसे? पूछोगे। क्या पूछेंगे आप? आखा कि साडे पिंड दा की कीता, कोई विकास कीता, कोई ਇਹਦੇ घर च नौकरी दवांगे दित्ती किस जी ਨੂੰ। पंजाब मॉडल का गुणगान करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को पहले अपनी ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलना चाहिए, अपने इलाके में आना चाहिए, लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि इस बार पंजाब का मुख्यमंत्री बनना तो दूर, कहीं वो अपनी विधानसभा सीट ही ना गवा दें, क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरह 2 सीटों से लड़ने का विकल्प नहीं। और इस बार उनके सामने हैं अकाली दल के बड़े नेता विक्रम सिंह मजीठिया। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नवभारत।